दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बाल्यावस्था, जिसको दो भागों में बांट करके बताया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उनकी विशेषताओं के बारे में और साथ साथ बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में एडोलिसेंस कहा जाता है। एडोलिसेंस मीन्स क्या होता है, इसको ज़रा देखें एक बार कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। यानी कि एडोलिसेंस वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज का है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसका हिंदी जो वर्जन होगा उसको कहेंगे, या हिंदी में जो अर्थ होगा इसका, उसको कहेंगे कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, या हम कह सकते हैं कि फलना फूलना या प्रौढ़ होना। यानी कि ये अलग अलग शब्द हैं जो इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस संबंध में जर्सिल नाम के मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं उसको देखिएगा कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर संक्रमण करता है। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें बढ़ने वाला बालक, जो फलने फूलने वाला बालक है या बलिष्ठ होने वाला जो बालक है, वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर संक्रमण करता है। इसको मनोवैज्ञानिकों ने कई नामों से बताया है, जैसे गोल्डन एज ऑफ द लाइफ, ये किशोरावस्था को कहा गया है। इसके अलावा इसको दिवास्वपन की अवस्था भी कहा गया है, परिवर्तन की अवस्था भी कहा गया है, और साथ साथ वसंत काल या तरुणा अवस्था, जिसको इंग्लिश में प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं, किसी किशोरावस्था को कहा गया है। अब क्योंकि किशोरावस्था है और किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं भी हैं जिसको हमारे लिए जानना, और या एक शिक्षा शास्त्री के लिए जानना, मनोवैज्ञानिकों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर हम ध्यान दें तो कारमाइकेल नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया है कि किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कारमाइकेल ने कि एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें वय संधि अवस्था प्रारंभ होती है। यानी कि जो तरुणा अवस्था है वह प्रारंभ होती है और उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने तीसरा बिंदु इसके बारे में बताया, किशोरावस्था के बारे में, कि बालिकाओं में यह वय संधि अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य प्रारंभ होती है। तो तीन बातें यहाँ पर कारमाइकेल के द्वारा बताई गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस संबंध में जो क्रो एंड क्रो नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बड़ी उलझन की अवस्था, इसको प्रॉब्लमेटिक स्टेज या पीरियड कहा है। इसको द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कहा गया है। अब हम देखते हैं कि रॉस नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किशोर अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था कहा जा सकता है। इसी प्रकार से जी स्टैनले हॉल, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं और जिन्होंने एडोलिसेंस पर अपना बहुत लंबे समय तक रिसर्च कार्य किया है और उन्होंने एडोलिसेंस नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, उन्होंने बताया कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर यानी कि हायर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमें कई बातों का पता लगता है जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी किताबों में या रिसर्च कार्य के माध्यम से जो अपने अलग अलग कथन या विचार प्रस्तुत किए हैं किशोर अवस्था के बारे में, उसी को यहाँ पर बताया गया है। एक और बात विकासात्मक विशेषताओं पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ
कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक खासतौर से विजी और हंट ने इस बात को बताया है कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, जिसको इसमें कहा गया है कि परिवर्तन जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक होता है। तो यहाँ पर किशोरावस्था की कई विशेषताओं को, कई विकासात्मक गुणों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं उन तक भी हम चल लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं उसकी ओर हो सकती हैं। तो मैंने आपको सामने मनोवैज्ञानिकों के कथन प्रस्तुत किए हैं। अब हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उन पर चलते हैं और साथ साथ बीच बीच में आपको जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो किशोरावस्था के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आइए देखते हैं कि किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। अब किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहली है एक महत्वपूर्ण अवस्था। मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने जो किशोर अवस्था है उसको एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया है, यानी कि एक ऐसी अवस्था बताया है जिसको संक्रमणकालीन कहा गया है। यानी कि जब बालक बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो इसको एक पारगमन की अवस्था भी कहा गया है, एक परिवर्ती अवस्था भी कहा गया है। और इस दौरान जो बालक के अंदर अलग तरह के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं और जो पुराने लक्षण हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं, इसीलिए इस अवस्था को एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया गया है। और ये समझिए कि यहाँ पर आकर के, यानी कि इस अवस्था के प्रारंभ में आकर के बालक के अंदर बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है। ये क्योंकि इसी दौरान लगभग सभी विकासात्मक जो पक्ष हैं वो बालक के अंदर तीव्र गति से डेवलप होते हैं। यह समाज के लिए भी, अपने राष्ट्र के लिए भी और एक दुनिया को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यहीं आकर के बालक के अंदर बहुत सारी चुनौतियाँ भी, यानी कि बालक के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं, उनका सामना बालक करता है और उनसे जूझता भी है, उनका समाधान भी करता है। तो इसी कारण इस अवस्था को महत्वपूर्ण अवस्था बताया गया है। इसके अलावा इसको एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति भी कहा गया है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में इस बात को बताता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए, ख़ासतौर से एक शिक्षक के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान बहुत ही एक प्रभावशाली विषय भी है और हमारी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट हमारे सामने रखता है। यहाँ पर क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अलग अलग रिसर्च कार्य किए गए, चाहे वो अमेरिका में हों, चाहे ब्रिटेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, जर्मनी में, इंडिया में, कहीं भी हों, वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, और उसमें मत भी शामिल हो जाते हैं, धर्म मत भी शामिल हो जाते हैं, अपनी संस्कृति भी शामिल हो जाती है, उसके अनुसार रिसर्च कार्य किए गए हैं। क्योंकि चाइना की संस्कृति में और इंडोनेशिया की संस्कृति में काफ़ी अंतर हो जाता है, फ्रांस की संस्कृति में और आपकी स्विट्ज़रलैंड की संस्कृति में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने अपने देश की परिस्थितियों और काल के अनुसार जो स्टडी की गई हैं वहाँ पर ये पॉइंट निकाले गए हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग किताबों में इनको रिसर्च कार्य के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसको एक अस्पष्ट महत्वपूर्ण अवस्था तो बताया ही गया है, साथ साथ अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति भी कही गई है। वजह क्या है इसकी, इसको भी जान लेते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जो कि एक संक्रमणकालीन अवस्था है, जहाँ पर बालक ना तो पूरी तरह से बालक होता है और ना ही पूरी तरह से किशोर अवस्था वाला होता है। यहाँ पर एक बदलती हुई स्टेज उसकी होती है। तो इस बदलती हुई स्टेज में बालक ये अपने आप में डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं बालक हूँ, मैं बच्चा हूँ या मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो ये जो अनक्लियर स्थिति उत्पन्न होती है बालक के सामने, वो उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि कई बार ऐसा होता है कि जब माता पिता या बड़े लोग बात कर रहे होते हैं और बच्चा जो है बीच में बोल देता है, लड़का बीच में बोल देता है, तो उसे कहा जाता है कि चुप हो जा, अभी तू छोटा है।
और दूसरी स्थिति वह होती है कि जब बालक कुछ हुड़दंगबाजी करता है, उछलता कूदता है, इधर उधर जाता है, या बहुत सारी क्रिया ऐसी कर देता है जो मम्मी और पापा को पसंद नहीं आती, तो वहाँ पर उससे कहा जाता है कि अब तू बड़ा हो गया है, अब तू समझदार हो गया है। तो बालक जो है इस कन्फ्यूज़न में रहता है कि वह अभी कुछ समय पहले तो ये कहा गया कि वो बच्चा है, अभी तुझे समझ नहीं है, और दूसरी स्थिति में उसको कहा जाता है कि तू अब बड़ा हो गया है। तो इस अस्पष्ट अव्यक्तिक स्थिति में बच्चा अपने आप को समझ नहीं पाता कि वह क्या है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को एक समस्या प्रधान उम्र भी कहा है, क्योंकि बालक यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आती भी है और वो बालक बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करते भी हैं। इसीलिए किलपैट्रिक नाम के मनोवैज्ञानिक ने इस बात को बताया कि एडोलिसेंस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, अर्थात किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो इस बात को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। और इसी तरह से आइजेनिक नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी कहा है कि किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें बालक में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। तो यहाँ पर इसको इसी कारण से एक समस्यात्मक उम्र या एक अवस्था कहा गया है कि बालक जो है समस्याएं क्रिएट भी करता है और समस्याएं जो होती हैं उनको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता, उनका परसेप्शन सही ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर अनुभव की कमी होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। 5वां पॉइंट है यहाँ पर कि विशिष्टता की खोज का समय। अब क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, बालक बनता है, बालक से वो किशोरावस्था की प्रारंभिक स्टेज में आता है, तो उसके अंदर उत्सुकता भी होती है और जिज्ञासा भी होती है। चीज़ों को जानने और समझने की खोज वह करता है। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि टीवी में से, रेडियो में से आवाज़ कहाँ से आती है, टीवी में से आवाज़ कहाँ से आती है, पिक्चर कैसे आती हैं, पिक्चर कैसे चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बालक जो है जब नई नई चीज़ों को देखता है, आज के समय में तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि बालक जो है छोटी छोटी बातों की भी एक रील या वीडियो बना रहा है, एक शॉर्ट्स बना रहा है। तो बालक हर चीज़ को जानने और खोजने की कोशिश करता है। जैसे हमारी पृथ्वी कैसी है, सूर्य कैसा है, उसमें आग इतना गर्म क्यों होता है, कौन कौन से ग्रह हैं, वो कितनी कितनी दूर हैं, कौन सा ठंडा ग्रह है, कौन सा गर्म ग्रह है, उस ग्रह पर कैसे रहेंगे, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, मतलब बहुत सारी चाहे वो आसमान की क्रियाएं हों, चाहे वो ज़मीन की क्रियाएं हों, घटनाएं हों, उन सब के बारे में उसके अंदर उत्सुकता और जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए इसको विशिष्टता की खोज का समय कहा गया है कि क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है जो किताबों में पढ़ता है उसको व्यवहारिक रूप से भी जानने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वहाँ पर उसको एक अलग स्थान यहाँ पर इस बालक के लिए दिया गया है। इसके अलावा इसको कहा गया है कि यह अवास्तविकताओं का समय है। अवास्तविकताओं का समय इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा है, या ये कह लीजिए कि बालक है, किशोरावस्था में प्रवेश धीरे धीरे वो कर रहा है, एकदम तो नहीं करता, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी जो विकासात्मक पक्ष हैं वो भी परिवर्तित होते हैं, लेकिन उसमें इतना अनुभव नहीं होता, उसकी क्रियाओं में इतना अनुभव नहीं होता, उसकी बातों में इतनी परिपक्वता नहीं होती, उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वह किसी भी बिंदु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में त्वरित निर्णय ले सके। बहुत से बच्चे होते हैं जो ले लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, बल्कि दूसरों से सलाह मशवरा सुझाव लेते हैं, सजेशन लेते हैं, और लेने के बाद ही वह किसी काम को करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसको अवास्तविकताओं का समय कहा गया है, क्योंकि बालक जो है जो एनवायरनमेंट की वास्तविकताएं होती हैं, वास्तविक घटनाएं होती हैं, उनको समझ नहीं पाता। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसको वयस्कावस्था की दहलीज कहा गया है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इसको दहलीज क्यों कहा गया है। इस संबंध में जो 2-3 मनोवैज्ञानिक हैं, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, वो इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। यानी कि एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जो बाल्यावस्था के अंत में तो प्रारंभ हुआ और
एडल्टहुड स्टेज के आरंभ में वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसको वयस्कावस्था की दहलीज कहा गया है। यानी कि एक पक्ष उसको किशोरावस्था की तरफ को ले जाता है और दूसरा अंत जो है किशोरावस्था का वो उसको एडल्टहुड स्टेज की तरफ को ले जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि यह संक्रमणकालीन वह अवस्था है या इसको दहलीज कहा गया है जब बालक जो है बालक से किशोर में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, और इसी कारण से उसके विचारों में, उसकी क्रियाओं में, उसके डिसीजन में स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है। यानी कि स्थिरता भी नहीं होती और उसमें एडजस्टमेंट का भी अभाव होता है। और आप देखेंगे कि बालकों की क्रियाओं में अलग प्रकार की डिफरेंसेस देखे जाते हैं, अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती हैं। व्यवहार में कभी वह कुछ करता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी उसके बिहेवियर में होती है, इसीलिए इसके व्यवहार में विभिन्नताएं या ये कह लीजिए डिस्टर्बेंस भी होता है और साथ साथ डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बालक अपने आप को आगे बढ़ाता है। वो क्या है कि जब वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में होता है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, जब से ही उसके अंदर सामाजिक क्रियाएं या सामाजिक विकास होना या सामाजिकरण होना, सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आकर के वह मित्रों को बहुत कह लीजिए मित्रों को बहुत ज़्यादा वो पसंद करने लगता है या एक्सेप्ट करने लगता है, उनको इम्पोर्टेंस देने लगता है, उनको महत्ता देना शुरू कर देता है। तो मित्र का या दोस्त का एक अलग जो है स्थान वह अपने जीवन में बना लेता है। वह मित्रों को भी अहमियत देता है और साथ साथ जो समूह हैं उसको भी इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि समूह बन जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि छोटे बच्चे हैं वो एक गैंग बना लेते हैं अपना। यहाँ पर भी वो गैंग बनता है, वो ग्रुप बनता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है सोशल ग्रुप और दूसरा होता है एंटी सोशल ग्रुप। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये आगे डेवलप होता है। आगे देखिए रुचियों में परिवर्तन। समय समय पर बालकों के लक्षणों में, उनके गुणों में, उनकी विशेषताओं में परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, उसका भार बढ़ता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी रुचियों में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो यहाँ पर पहले रुचियाँ अलग प्रकार की थी, गुड्डों से खेलने की थी। पहले एक साथ लड़के और लड़कियाँ एक साथ खेलते थे, फिर धीरे धीरे उनके खेलों में परिवर्तन हुआ तो लड़कियां गुड्डों से अलग खेलने लगी, लड़कियों का समूह अलग बन गया, लड़कों का समूह अलग बन गया, उनका एक गैंग जो है वो अलग बन गया। अब यहाँ पर आकर के ग्रुप वही आता है, लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, लेकिन रुचियों में परिवर्तन भी साथ साथ हो जाता है। लड़के जो हैं बंदूक या क्रिकेट इस प्रकार के खेल जो हैं वो आज ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते हैं। और उसी प्रकार से लड़कियां भी ख़ास तौर से जब पुराने समय में चलता था कि लड़के जो हैं साइंस पढ़ते हैं और लड़कियां जो हैं होम साइंस पढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास आप करें कि रुचियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। पुरानी रुचियाँ जो ख़त्म होती चली जाती हैं, यानी कि अब जब किशोरावस्था में आ जाते हैं बालक तो फिर वह गुड्डों से नहीं खेलते, बल्कि वह उनकी रुचियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। डाक टिकट जैसी चीज़ें इकट्ठा करते हैं या अलग प्रकार के शौक होते हैं वो उनको वो करते हैं। इसके अलावा आगे देखिए कि स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि बालकों के अंदर स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। बालक यहाँ पर आकर के अपने आप को स्वतंत्र रहना पसंद करता है। आपने देखा भी होगा इस चीज़ को, आप सभी शिक्षक हैं, माता पिता हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि जब बालक इंटर कॉलेज से हट करके जब वह डिग्री कॉलेज में प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो कुछ अलग प्रकार लिए हुए होते हैं, कुछ अलग क्रियाएं होती हैं उसकी, जहाँ पर वह अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करता है, अपने आप को बहुत ओवर दिखाने की कोशिश करता है। वो देखता है मैं पता नहीं इंटर कॉलेज के जो जंजाल है उससे निकल करके मैं कैसे खुले स्थान पर आ गया हूँ, तो वहाँ पर आकर के उसमें एक स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है। और स्वतंत्रता की भावना भी यहाँ पर देखिए हम कई बार देखते हैं कि माता पिता का जो बिहेवियर है उससे वो मुक्ति पाना चाहते हैं,
उस संकुचित सोच से, उनके विचारों से, उनकी बातों से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। और इसी कारण से बालकों के अंदर विद्रोह की भावना भी उत्पन्न होती है, क्योंकि वह अपने माता पिता के विचारों को, अपने शिक्षकों के विचारों को पुराना मान करके चलते हैं कि ये तो ओल्ड थॉट वाले हैं, ओल्ड पुराने विचारों वाले हैं। और आज का समय तो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया है। तो बालकों के अंदर अपने आप की स्वतंत्रता को लेकर के उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो उसके अंदर विद्रोह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझिएगा। इंटर कॉलेज में और इंटर कॉलेज के बाद वो डिग्री कॉलेज में आते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उनके व्यवहार में देखा जाता है। और यहीं आकर के उनके जो छोटे बच्चों के झगड़े होते थे, अलग तरह के होते थे, उनका अलग सेंस था। अब यहाँ पर आकर के जो बालकों के अंदर झगड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर, एक कहते हैं एक संघर्ष का रूप ले लेते हैं। वो संघर्ष एक रंजिश वाला एस्पेक्ट हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जो कि आपराधिक दृष्टिकोण से या कानूनी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा गलत सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आकर के बालकों के दो समूह बन जाते हैं। एक सोशल ग्रुप होता है, एक एंटी सोशल ग्रुप होता है। जो सोशल ग्रुप होता है वो समाज सेवा की भावना समझता है, उसमें ईश्वर एवं धर्म के प्रति विश्वास होता है, अपने बड़ों के प्रति सम्मान होता है, भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है, समाज के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, रीतियों के अनुसार कार्य करता है। जैसे समाज और परिवार की संस्कृति होती है उसके अनुसार कार्य करता है, अपने बड़ों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, या जो बड़े लोग होते हैं उनकी पूजा करता है। यहाँ पर देखिए सब दिया हुआ है। वीर पूजा की भावना बालक के अंदर उत्पन्न होती है। यहीं आकर के बालक के अंदर स्वाभिमान की भावना भी उत्पन्न होती है। आत्मनिर्भरता की भावना यहाँ पर उसके अंदर उत्पन्न होती है। वह चाहता है कि अब मैं पुराने शिकंजे से मुक्त होकर के नए माहौल में जाऊं और नई नई चीज़ों को सीखना शुरू करूं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अब जो एंटी सोशल ग्रुप होता है उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति का विकास करता है। यानी कि स्कूल से बंक बनना एक सामान्य बात थी, लेकिन बंक करने के बाद बालक कहाँ जा रहा है? पार्क में बैठता है। पहले सिनेमा हॉल हुआ करते थे तो सिनेमा हॉल में चला जाता, आज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अब उनका रूप पैन बदल गया है, अब वो मॉल्स में परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन बालक के अंदर जो एंटी सोशल ग्रुप उसके अंदर जो विचारधाराएं विकसित करता है वो समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो यहाँ पर बालक चोरी करना, पर्स लूटना, मोबाइल लूटना, बाइक चुरा लेना, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो बड़े आपराधिक गिरोह का एक सरगना भी बन सकता है या उसका सदस्य भी बन जाता है। जैसे कि हम लोग आमतौर पर अलग प्रकार की फिल्मों में भी देखते हैं, किताबों में और अखबारों में भी पढ़ते हैं। तो बालकों के अंदर आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। वो केवल उसका जो बेस है वो उसका समूह है। समूह कहाँ बालक को ले जा रहा है? वो सामाजिक क्रियाओं की तरफ को उसको ले, अगर सोशल ग्रुप है तो सामाजिक क्रियाओं की तरफ को ले जाएगा, और एंटी सोशल ग्रुप है तो वह एंटी सोसाइटी की तरफ को ले जाएगा। तो यहाँ पर बालक के ऊपर माता पिता को भी और शिक्षकों को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्योंकि बालकों के अंदर विद्रोह उत्पन्न होता है, वह कई बार ऐसी जब प्रवृत्ति आती है, आपराधिक प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप होती है, तो ना तो परिवार की मानता है, परिवार के मेंबरों की मानता है, ना समाज के लोगों की मानता है। इसीलिए यहाँ पर जो जी स्टैनले हॉल हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव। दोबारा सुन लीजिए कि एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव। यानी कि कैसी अवस्था है कि जो बड़े तनाव की, बड़े दबाव की, तूफान की और विरोध की या संघर्ष की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर बालक को अगर सही दिशा, सही गाइडेंस ना दी गई तो उसके भटकने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। बालकों के अंदर विषयों को लेकर के भी चिंता होती है। क्या विषय लें? साइंस साइड लें, आर्ट साइड लें या कॉमर्स लें? कौन कौन सा कोर्स ऐसा हो सकता है कि जो हमें आगे बढ़ करके व्यवसाय की तरफ को ले जा सकता है? तो इस प्रकार की चिंताएं जो हैं बालक को सताने लगती हैं। इसके अलावा बालकों के अंदर इमोशनली श्रेष्ठता यानी कि सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के मध्य एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में
इमोशनल अनस्टेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर बालक जो है अपने आप को समझ नहीं पाता कि वह श्रेष्ठ है। यानी कई बार ये बालकों के अंदर समस्या पैदा हो जाती है कि वह कभी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, कभी अपने आप को हीन समझता है, और उसकी कमी का कारण सबसे बड़ा यह है कि उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, उसका मनोबल जो है वो डाउन होता है। और ये मनोबल डाउन जो होता है वो बालक के माहौल पर डिपेंड करता है, उसके परिवार का माहौल कैसा है, उसका और समाज का एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके अनुसार या मित्रों का जो दखल है उसका वो किस प्रकार का है, और उसी कारण से बालक के अंदर इस प्रकार की जो लो कॉन्फिडेंस है ये पैदा होता है। अगर परिवार जो है वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, सोसाइटी अच्छी है, और उसके मित्र मंडल जो हैं वो एक अच्छे क्रियाओं में लगे हुए हैं, क्रियाओं से मतलब है कि अच्छी, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, या बीटेक की जो अलग ब्रांचेस है किस ब्रांच में वो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, और पढ़ाई में उनका जो दिलचस्पी है, रुचि है, वो किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें बालक के अंदर हाई कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं का यहाँ पे बालक के अंदर विकास होता है। आप सभी जानते हैं कि 17-18 वर्ष तक की आयु तक आते आते बालकों के अंदर मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, जैसा कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं का बालकों के अंदर धीरे धीरे विकास होता रहता है, और यहाँ पर आकर के यानी कि 17-18 वर्ष की आयु तक आते आते उसके अंदर ये क्षमताओं का विकास पूर्ण हो जाता है। अब आगे बढ़ता है वो अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता है, सुझावों के आगे बढ़ता है, गाइडेंस के आधार पर आगे बढ़ता है, और जैसे भी वो क्रियाओं को देखता है वैसे ही क्रियाओं को समझने और करने का प्रयास करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, और समाज को और अपने राष्ट्र को बहुत कुछ देने का प्रयास करता है। इसके अलावा यह एक ऐसी अवस्था बताई गई है जो इच्छाओं और कल्पनाओं की अधिकता जिसमें होती है। इसमें इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं कि ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, और कल्पनाएं विकसित होती हैं, ख़ास तौर से जब वह कुछ इमेजिनेटिव मूवीज़ देखते हैं या इस प्रकार के जो सीरियल्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे के हाथ में कोई छड़ी आ गई और छड़ी को घुमाया तो एक परी प्रकट हो गई, या जो छड़ी से कहा उसने वो दे दिया। इस प्रकार की इमेजिनेशन जो है बालकों के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। बालक जो है कल्पनाओं में खोता रहता है, लेकिन शिक्षकों की जो भूमिका है यहाँ पर वो यह है कि बालकों को उन कल्पनाओं से बाहर निकाले। ठीक है, क्योंकि कल्पनाओं के संसार में बालक या अवास्तविकताओं के संसार में बालक जी नहीं सकता, उसको कभी ना कभी रियलिटी का सामना करना पड़ता है। जो समाज की रियलिटी है, जो लाइफ की रियलिटी है, उसका सामना करना पड़ता है, तो उसको इन कल्पनात्मक क्रियाओं से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। बालक कल्पनाएं जरूर करता है, कल्पनाएं करनी भी चाहिए, लेकिन वो कल्पनाएं जो हैं वो क्रिएटिव प्रोसेस पर या एक्टिविटीज़ पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा बालक जो है वो खुद से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है। ठीक है, और यहाँ पर ज़रूरी है कि वह ये इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाए, क्योंकि ये उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इसके अलावा उसके अंदर मेंटल मैच्योरिटी आनी प्रारंभ हो जाती है, और यहाँ पर आकर के वह मानसिक रूप से बहुत कुछ चीज़ों को सीखना, समझना, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना, उनकी तैयारी करना, इमोशनली अपने आप को, जैसे कि रेलवे की परीक्षाओं में होता है, बैंकिंग की परीक्षाओं में होता है कि अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल करके रखना और अपनी पूरी मैच्योरिटी दिखा करके किसी एग्ज़ाम को क्रॉस करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आकर के हम इन बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में, जैसे ही मैंने आपको बताया कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई हैं। इसको उलझन की अवस्था भी बताया गया है, प्रॉब्लमेटिक पीरियड कहा गया है, तीव्र विकास की अवस्था इसको कहा गया है, शेष अवस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था भी इसको कहा गया है। इसके अलावा इसको कहा गया है कि यह घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, जैसा कि वैलेंटाइन्स कहते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है जो घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, जहाँ पे बालक जो है जब मित्रों के संपर्क में आता है और उनके मोह पास में बन जाता है, तो वो ना तो अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा सुनता, ना ही अपने शिक्षकों की सुनता, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है अपनी मित्र मंडली का होता है। जैसे मित्र होते हैं, जैसे वो उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, जैसे उनकी हेयर कटिंग होती है, जैसे उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, जैसे उनके शूज़ वगैरह होते हैं, उसी प्रकार की
चीज़ों को देख देख करके वह भी अपने स्टेटस को बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप समझें कि किशोर अवस्था वह अवस्था है, उनकी अंदर ये विशेषताएं हैं जो कि बालक को उसको उच्च भी बना सकती हैं और उसको डाउन भी बना सकती हैं। जैसी मित्र मंडली होगी, जैसा माहौल होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, बालक उसी की तरफ को ढलता हुआ चला जाता है। और यही वह समय है जब बालक की आधारशिला निर्मित होती है, ख़ासतौर से जब वह व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करता है। कई जगह तो ऐसा होता है कि इस अवस्था में आकर के, इस अवस्था के अंत तक आते आते 22 से 18 वर्ष की अवस्था जो है, इसमें अंत तक आते आते कई जगह, कई समाजों में, कई जातियों में ये भी है कि बहुत जल्दी उनकी शादी कर जाती हैं, अर्थात वैवाहिक जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ जाती है, व्यावसायिक जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर आ जाती हैं। अब उन जिम्मेदारियों को निभाते समय बालकों के सामने कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, कौन कौन सी उसके आवश्यकताएँ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उन सब पर हम अगली वीडियो में प्रकाश डालेंगे, आपको समझाएंगे कि किशोरावस्था की क्या क्या समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं, उन सब के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। किशोरावस्था की जो मुख्य बातें हैं वो आपके सामने उसकी विशेषताओं के बारे में, लक्षणों के बारे में, गुणों के बारे में आपके सामने प्रस्तुत की गई। तो मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आपसे फिर एक कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।